तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत है। और मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल पे फिर से पहला दो पुराना वीडियो में से दूसरा वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने फोन करके मुझे फिर से ये वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने भाषा के बारे में 3 बातें जानने का प्रयास किया था कि भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं और भाषा के अंग क्या है। यहाँ हम भाषा का एक इतिहास, एक संक्षिप्त इतिहास जानने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना इजी से इजी तरीका में हम आपको हिंदी भाषा का इतिहास समझाने में सफल हो। तो हम जानते हैं कि भारत का एक सभ्यता रहा है और हम सब जानते हैं कि अभी तक ज्ञात स्रोतों से पता चला है कि भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व हुआ था। हालांकि उससे पहले ही हमारी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, लेकिन हम भाषा के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा इतिहास जो है भाषा से संबंधित 1500 ईस्वी पूर्व से शुरुआत होता है, जब हमारे देश में आर्य सभ्यता का गठन होता है। क्लियर है? आर्यों ने अपनी सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व स्थापित किया था पंजाब में सिंधु नदी के किनारे। तो वहीं से हमारा हिंदी भाषा का इतिहास शुरू होता है। हम अपनी सुविधानुसार भाषा को 3 भागों में, भाषा के इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हमने प्राचीन भाषा काल के रूप में माना है और 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक के काल को हमने मध्य भाषा काल के रूप में जाना है और 1000 ईस्वी से लेकर आज तक को हमने आधुनिक भाषा काल के रूप में जाना है। तो यह है हिंदी भाषा की उत्पत्ति या इतिहास। हमने 3 भागों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल को हमने 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना। मध्यकाल को हमने 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना। कंफर्म होना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ईस्वी पूर्व है और ईस्वी है, 1500 साल का डिफरेंस है। और आधुनिक काल है तो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा हिंदी भाषा का इतिहास कम से कम 3500 साल पुराना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों काल में भाषा को बांटने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल की भाषा वैदिक संस्कृत भाषा थी और मध्यकाल की भाषा प्राकृत भाषा के नाम से जानी जाती थी और आधुनिक काल की भाषा जो है वो हिंदी है। चूंकि हम हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हिंदी है। प्राचीन काल हम जानते हैं कि आर्यों ने अपने ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में किया है और उन्होंने पहला ग्रंथ ऋग्वेद की स्थापना की है। तो हम भाषा का मूल रूप या प्रारंभिक रूप हम वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में पाते हैं। उनके बाद और अन्य ग्रंथ की रचना की गई है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। वेद में वही है, 4 वेद है, ब्राह्मण, उपनिषद, ये ग्रंथ की रचना की गई और इनकी भाषा को हमने साहित्यिक संस्कृत की संज्ञा दी है। हमने वैदिक संस्कृत जो भाषा है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक साहित्यिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। ये 3 जो ग्रंथ की रचना की गई, इसमें जिस भाषा संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है उसके रूप को हमने साहित्यिक संस्कृत का रूप दिया है। उसके बाद होता क्या है कि जब भाषा किसी अन्य भाषा के संपर्क में आती है तो उस भाषा पर संपर्क भाषा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो यहां भी वही हुआ है कि संस्कृत, चूंकि आर्यों ने जिस सभ्यता की स्थापना की उससे पहले से यहाँ एक सभ्यता पल फूल रही थी, उसकी भी एक भाषा थी, तो उस भाषा से इनका संपर्क हुआ और संस्कृत जो है उस भाषा के संपर्क में आने से जो एक नया रूप धारण किया संस्कृत ने, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। मतलब आम बोलचाल, आम जनता की भाषा के संपर्क में आई वो भाषा है। उसके बाद वेद, ब्राह्मण, उपनिषद के ग्रंथ की रचना के बाद रामायण, व्याकरण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना की गई है। जब आप
इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सारे ग्रंथों में भाषा का जो रूप है वो एक तरह नहीं है, वो क्रमिक रूप से विकसित होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह हम लंबी चौड़ी बात याद रखने की जरूरत नहीं है। भाषा के इतिहास के बारे में हमने प्राचीन जो है भाषा का प्राचीन इतिहास के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि भाषा के प्राचीन काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की भाषा को जो है कि संस्कृत भाषा काल के नाम से जाना जाता है, उसे वैदिक संस्कृत भी आप कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत के काल को दो भागों में बांटा गया है, एक साहित्यिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। साहित्यिक संस्कृत के काल में वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, और लौकिक संस्कृत के काल में रामायण, महाभारत, व्याकरण आदि ग्रंथों की रचना की गई है। इस काल की भाषा को लौकिक संस्कृत का काल कहा गया है। क्लियर है? हमें विश्वास है आपको याद हो गया होगा। अब हम अगले पड़ाव में चलते हैं। हम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद का अपना अपना भाषा, अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना रहन सहन इत्यादि था। और उस समय हर महाजनपद एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, लड़ाई करते रहते थे, तो इसका रूप वहां चेंज होता है। और 1500 ईसा पूर्व के बाद आर्य, हम जानते हैं कि आर्य पंजाब से निकलकर भारत के पूर्व की ओर प्रस्थान करता है, और इस क्रम में उन्हें जिस भी भाषी लोगों से संपर्क होता है वो उससे प्रभावित होता है और उनके संस्कृत में उसका असर दिखाई देता है। तो हमने मध्यकाल की भाषा को प्राकृत भाषा के नाम से जाना है। अब मध्यकाल की भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, आप ये जान लीजिए यह 1000 साल का। प्राचीन काल कितने साल का हो गया? 1000 साल का हो गया, और यह भाषा 1500 साल का है। ठीक है, यह 1000 साल, ये 1500 साल है। 1500 साल है तो हम उसको 3 से डिवाइड किया है मैंने, और डिवाइड करने के बाद 500 साल आता है। हमने तीनों काल को 500 साल में बांट दिया है। 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन, चूंकि 500 ईस्वी पूर्व से जब हम चल रहे हैं, जीरो आएंगे, जीरो के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो 1000 ईस्वी तक जाता है। तो 500 ईस्वी पूर्व से चलते हैं तो ईस्वी सन अर्थात 0 ईस्वी तक पहला पड़ाव मध्यकाल का, फिर उसके बाद ईस्वी सन से 500 ईस्वी अर्थात 0 ईस्वी से 500 ईस्वी, और तीसरा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। मध्यकाल के पहले पड़ाव में क्या है कि संस्कृत का आम जनमानस की भाषा से संपर्क होता है, और उसके बाद जो भाषा का जन्म होता है उसे क्रमशः पाली और शिलालेखी प्राकृत, 2 भाषा आप कह सकते हैं। उस काल में बहुत ही प्रमुख भाषा हो गई पाली और प्राकृत। आप इतिहास में 2 धर्मों की बात करते हैं, एक एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। आप याद कीजिए कि दोनों धर्मों के ग्रंथों की रचना जो है कि 2 भाषा में की गई है, एक में पाली भाषा, दूसरे में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हम आते हैं जो ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी का काल है। चूंकि यहाँ पे आम जनमानस की भाषा से उनका संपर्क हो चुका था और वो निरंतर जारी था, ये तो उनकी प्रमुख भाषा थी। पाली और प्राकृत उस समय की प्रमुख भाषा थी। उसके साथ ही और भी भाषाएं थी जो समय का इंतजार कर रहे थे कि वो भी आगे बढ़े। क्योंकि बड़ी भाषा है, वो छोटी भाषाओं के संपर्क में आया है और वो उससे प्रभावित हुआ। तो दूसरी तरफ ये भी तो हुआ कि वो छोटी भाषा बड़ी भाषाओं के संपर्क में आया है, तो वो भी प्रभावित हुआ होगा, उसमें भी आगे बढ़ने की लालसा हुई होगी। तो वही बात यहाँ हुई है कि ईस्वी सन से 500 ईस्वी में कई सारी भाषाओं का जन्म होता है। क्योंकि 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद की अपनी अपनी भाषा रही होगी, अपनी अपनी संस्कृति रही होगी। जब हम कहीं पे कहावत सुनते हैं, 3 कोस पर वाणी बदले 4 कोस पर पानी, सुनते हो, वो आज भी चरितार्थ हो रही है, पहले भी चरितार्थ हुआ करती थी। पहले तो और भी यातायात का और संपर्क का माध्यम बहुत ही न्यून था, तो उस पर जो है कि भाषा कैसे और किस हालत में रही होगी हम जानते हैं। तो उस समय की भाषा को हमने 5 भागों में बांटा है, 5 प्रमुख भागों में।
जो मध्यकाल के दूसरे पड़ाव में भाषा जो है 5 हमने प्रमुख भाषा ली है। एक सौरसेनी है, दूसरा पैसाची है, तीसरा महाराष्ट्री है, अर्धमागधी है, मागधी है। कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। सौरसेनी भाषा जो है ये है, आप जान लीजिए ये क्या है, भाषा है, और ये क्या है, स्थान है। मतलब कौन सी भाषा, जो भाषा जिस स्थान पे फल फूल रही थी। आप ये जानिए कि सौरसेनी भाषा सूर जनपद में प्रचलित थी, पैसाची कश्मीर में, महाराष्ट्री महाराष्ट्र में, अर्धमागधी कौशल में और मागधी मगध में। आप भारत के जब नक्शा देखेंगे, 16 महाजनपद का नक्शा देखेंगे, ये सारे अलग अलग हैं। सूर जनपद और कश्मीर को देखिए कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र किधर है, कौशल, अवध। तो ज्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, जो कालांतर में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ना, वो इसी सौरसेनी भाषा से निकला है। हम जिस हिंदी भाषा की बात करते हैं वो सौरसेनी भाषा से जन्म हुआ है। इसको सूर जनपद या मध्य देश भी कह सकते हैं आप, मध्य देश भी कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है। हिंदी भाषा के क्रम में मध्यकाल को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्यकाल को 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का काल माना गया है। इस काल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 500 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व ईस्वी सन के तक, और दूसरा भाग है ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक, और तीसरा भाग है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। और 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक में 2 प्रमुख भाषा मानी जाती है, प्राकृत है और एक शिलालेखी, पाली है और दूसरा शिलालेखी प्राकृत है। दूसरे पड़ाव में भाषा को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वो सौरसेनी है, पैसाची है, महाराष्ट्री है, अर्धमागधी है और मागधी है। अब कौन सा कहाँ बोला जाता है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना। सौरसेनी सूर जनपद मिला जुला है, यहाँ पे जो है कि ट्रिक बना लेना, सौ से सौरसेनी, 100 से सूर। पैसाची कश्मीर में, महाराष्ट्री नाम से स्पष्ट है महाराष्ट्र में, मागधी नाम से स्पष्ट है मगध में होगा। एक है अर्धमागधी कौशल में। 1-2 बार इनको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे काल में, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हुआ क्या कि ये 5 प्रमुख भाषा थी, उसके अलावा भी और सारी भाषाएं थी, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए था, उनको भी आगे बढ़ना है। तो तब तक ये सारी भाषा तो बहुत सी थी, लेकिन इन 5 भाषाओं ने एक अपना प्रमुख वर्चस्व कायम कर लिया था। आप जानिए, जो देश जितना शक्तिशाली होगा उनकी भाषा उतनी शक्तिशाली होगी। तो जाहिर सी बात है, ये 5 जनपद हुआ करते थे जो उस समय के शक्तिशाली जनपद थे, तो उनकी भाषा भी शक्तिशाली थी और ज्यादा उत्कृष्ट मानी जाती थी। तो अब आते हैं अपभ्रंश का काल। अभी तक तो विद्वानों का इस पर वर्चस्व था, साहित्यकारों का वर्चस्व था। यहां तक आते आते क्या हो रही है, जनमानस की भाषा ने मौका पाकर अपना विकास करना प्रारंभ किया। उन्होंने भी अपने को विकसित करने का प्रयास किया और वह इसमें कामयाब हुए भी। तो उन भाषाओं को विद्वानों ने अपभ्रंश की भाषा, टूटी फूटी भाषा के नाम से जाना। उसे हम लोक भाषा, मतलब आम जनमानस की भाषा के नाम से जानते हैं। तो इसी से आगे जाकर, चूंकि यहां तक तो सारे भाषा है, लेकिन इनमें से हिंदी ज्यादा आगे बढ़ी है, वो मध्य देश है, इसमें हिंदी जैसे भाषा का जन्म होता है और वो आगे बढ़ती है। चूंकि हिंदी तब तक सबके समान भाषा थी, लेकिन इस अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण, एक विशेष चरित्र के कारण हिंदी ने इन सब से कंपटीशन किया और वो आगे बढ़ा। और 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी सबसे आगे निकलने वाली भाषा बन गई। 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी ने अपना स्थान बना लिया और 1000 ईस्वी के बाद वो हिंदी का काल माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि और सारी भाषाएं नहीं हैं। वर्तमान में जब आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो 22 भाषाएं हैं उनमें जिन्हें मान्यता है, लेकिन उनमें हिंदी सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है और इनको बृहद पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और हिंदी जो है कि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।
ऐसा नहीं कि अन्य भाषाएं नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले हिंदी अपने विकास में एक बखूबी भूमिका निभा रहा है। इस तरह हमने हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा या फिर रटने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार इस वीडियो को देखें, आपको आराम से याद हो जाएगा। और इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप उनका अध्ययन कीजिए, इनको देखिए, आपका भाषा के इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरा YouTube चैनल सुगम संगम को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं जितना कोशिश करूं उतना वीडियो मैं अपलोड करूं और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग करूं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।